शांत हो जाइए। अब बातचीत बंद कर दीजिए। बातचीत बंद करिए। और पिछले कल के क्लास में दोस्तों, कल के क्लास में हम ये समझे थे कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वो आगे चलकर गलत हो गया। थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसको हम तरबूज मॉडल भी कहते हैं। क्या हो रहा है कि वॉइस क्लियर नहीं? हाँ, वॉइस क्लियर नहीं है। गला बैठ गया है। फिर भी उतना ठीक है कि आप समझ जाएंगे। और काफी ज्यादा क्लास आज बंद भी रहा मेरा, लेकिन सोचे आप लोग का एग्जाम जल्दी होगा, इस कारण से आपके क्लास में हम इसी रूप में आ गए थे। तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। शांत रहिए, बातचीत मत करिए। क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन, और ये हम शुरू दिन से कह रहे हैं, तो एकदम गंभीर मुद्रा में बैठिए। और सब ऑनलाइन वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि कुर्सी पर बैठकर क्लास करिए, या 5-6 आदमी मिलकर क्लास करिए। ऑनलाइन वाले दोस्तों को बता रहे हैं, ऑनलाइन वाले दोस्त जब अकेला का क्लास करते हैं ना तो बोरिंग फील होने लगता है। इसीलिए ऑनलाइन वालों से 2 रिक्वेस्ट है। अकेला क्लास कर रहे हैं तो कुर्सी पर बैठिए, और नहीं तो 5-6 आदमी मिलकर क्लास करिए, ये आपके हित में रहेगा। और दूसरी बात यह है कि आप 5-6 आदमी मिल गए तो 5-6 आदमी मिलकर क्लास लीजिएगा तो सस्ता भी हो जाएगा, न हो जाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि क्लास को एक ही बार देख सकते हैं, अनलिमिटेड बार आप देख सकते हैं क्लास। तो ये भी एक फायदा आप लोगों को हम बता रहे हैं, बताना तो नहीं चाहिए, बता रहे हैं। चलिए, हरदेव कुमार कर अकेले ही ठीक है। नहीं नहीं, अकेले तो बिल्कुल ठीक नहीं। आपको नौकरी करना है लोगों के बीच में ना, अकेले तो नहीं करना है कि नौकरी होगी अब अकेले रहिए। हमेशा 10 आदमी के बीच में रहना पड़ेगा। तो बहुत होता है कि जिसको अकेले रहने का आदत होता है। नो एनी पर्सन अकेले, अकेले रहेगा कहाँ? फोन पे। समझ रहे हैं ना जी? हाँ। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं कि थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था, थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था वह मॉडल परमाणु संरचना को बताने वाला मॉडल था। और पहला मॉडल जो परमाणु के संरचना को बताता वो थॉमसन के द्वारा ही दिया गया, लेकिन थॉमसन का मॉडल गलत हो गया।
परमाणु संरचना का पहला सही मॉडल जो पेश किया वो किसने किया? रदरफोर्ड। किसने पेश किया? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो पहला मॉडल है जो परमाणु संरचना को सही तरीके से बताया। आप समझ रहे हैं ना? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पहला मॉडल है जो परमाणु संरचना को सही तरीके से बताया। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, परमाणु संरचना को बताने वाला पहला मॉडल थॉमसन का मॉडल था, लेकिन उन्होंने जो परमाणु के बारे में बताया वो गलत हो गया। बात समझे कि नहीं? तो आपसे अगर प्रश्न पूछेगा कि परमाणु संरचना बताने के लिए पहला मॉडल कौन पेश हुआ? थॉमसन का मॉडल। लेकिन वो जो कुछ भी परमाणु के बारे में बताया वो क्या हो गया? गलत हो गया। सही परमाणु संरचना बताने वाला पहला सफल मॉडल किसने दिया? रदरफोर्ड ने दिया। अब रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना को बताने के लिए जो एटॉमिक थ्योरी दिए, उस एटॉमिक थ्योरी को बनाने में रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किए। रदरफोर्ड ने परमाणु का संरचना बताने के लिए एक प्रयोग किया, और उन्होंने कौन सा प्रयोग किया ये भी हमें जानना है। तो रदरफोर्ड प्रयोग क्या किया कि उन्होंने एक सोने का पत्थर लिया। इसका सोने का एक पतला पत्थर लिया और सोने के पत्थर को पीट 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 कर एकदम पतला कर दिया, बहुत पतला कर दिया, बहुत पतला, जितना हो सकता है उतना पतला। और आप ये जानिए कि सोना एक ऐसी धातु है जिसको पीट पीट कर कागज से भी ज्यादा पतला किया जा सकता है। सोना एक ऐसी धातु है जिसे पीट पीट कर कागज से भी पतला किया जा सकता है। धातु को, सोना के अलावे अन्य धातु को भी पीट पीट कर चादर के शक्ल में बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा पीट कर पतला किया जा सकने वाला धातु कौन है? और यही कारण है कि रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना जानने के लिए प्रयोग हेतु कौन से धातु लिए? सोना। क्योंकि यही वो धातु है जिसको पीट पीट कर पतला से पतला किया जा सकता है, कागज से भी ज्यादा पतला। फिर उन्होंने रेडियम धातु लिए। कौन धातु? रेडियम धातु। और रेडियम एक ऐसा धातु है जो रेडियो एक्टिव है। जो क्या है? और इससे अल्फा निकलता, क्या निकलता है? अल्फा एक कण है जो मिल करके किरणों का भी निर्माण कर सकती है। तो अल्फा को आप किरण भी कह सकते हैं, अल्फा को आप कण भी कह सकते हैं। तो रेडियम से अल्फा किरण निकलता है। रेडियम से क्या निकलता है? अल्फा किरण। तो रदरफोर्ड ने रेडियम से निकले अल्फा कण का, रेडियम से निकले अल्फा कण का प्रहार किया किस पर? सोना पर। सोना पर जब उन्होंने अल्फा कण से प्रहार किया तो उन्हें तीन बात देखने को मिली। अधिकांश अल्फा कण सोने के पतले कागज जैसे परत को भेद कर आर पार हो गया। अधिकांश अल्फा कण सोने के आर पार हो गए, सीधे आर पार। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो गए,
अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो गए। अब बहुत कम अल्फा कण टकरा कर अभी उसी रास्ते से क्या हो गए, गायब हो गए। तो रेडियम से निकले अल्फा कणों का जब रदरफोर्ड ने सोने पर प्रहार किए, सोने के पतले परत पर प्रहार किए, तो उन्हें 3 बातें देखने को मिला। कितने बातें? 3 बातें देखने को मिला। अधिकांश अल्फा कण आर पार हो गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो गए। विचलित होने का मतलब दिशा बदल जाना। विचलित होने का मतलब अब बहुत कम अल्फा कण टकरा कर सीधे वापस लौट गए। टकरा कर सीधे रदरफोर्ड ने जब रेडियम धातु से निकले अल्फा कणों का सोने के पतले पत्थर पर प्रहार किए, तो उन्हें कितने बात देखने को मिला? अधिकांश अल्फा कण आर पार हो गए, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए, और बहुत कम अल्फा कण टकरा कर सीधे। अब इन 3 बातों को देखकर, इन 3 बातों को देखकर रदरफोर्ड ने 3 कंक्लूजन निकाला। इन 3 बातों को देखकर रदरफोर्ड ने 3 कंक्लूजन निकाला। 3 कंक्लूजन। और वो 3 कंक्लूजन क्या था? तो पहला कंक्लूजन ये निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली, अधिकांश भाग खाली है, इसलिए अधिकांश अल्फा कण क्या हो रहा है? आर पार हो रहा है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गया। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बीच में कुछ न कुछ धन आवेश मौजूद है। परमाणु के बीच में कुछ न कुछ धन आवेश मौजूद है। अब धन आवेश मौजूद है, ये बात कैसे रदरफोर्ड निष्कर्ष निकाला? तो अब समझिए कि ये अल्फा कण कैसा कण है? धन आवेशित कण। और आवेशों के बारे में आप ये जानते होंगे कि समान आवेश एक दूसरे का क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे का आकर्षण करते हैं। समान आवेश एक दूसरे का प्रतिकर्षण करते, विपरीत आवेश आकर्षण करते। बात समझ गए ना? तो अल्फा पर धन आवेश है, अगर परमाणु में ऋण आवेश रहता तो वो अल्फा को अपने तरफ खींचता, लेकिन वो अल्फा को भगा रहा, विचलित कर रहा। इसका मतलब परमाणु के भीतर कोई ना कोई धन आवेश है जो अल्फा पर कई क्या डाल रहा है? प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण के कारण ही अल्फा क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है। तो अधिकांश अल्फा कण आर पार हो गए। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विचलित हो गए। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बीच में जरूर कोई धन आवेश है। अब बहुत कम अल्फा कण टकरा कर सीधे वापस लौट गए। इससे रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि जो धन आवेश परमाणु में मौजूद है वे परमाणु के छोटे से क्षेत्र में मौजूद है, छोटे से क्षेत्र में मौजूद है, जिससे टकरा कर अल्फा कण क्या हो गया? और अगर वो बहुत बड़े क्षेत्र में मौजूद रहता तो ढेर सारा अल्फा कण टकरा कर लौटता, लेकिन ढेर सारा अल्फा कण टकरा कर नहीं लौट रहा है। इसका मतलब परमाणु के भीतर जो धन आवेश है वो बहुत छोटे से क्षेत्रफल में है, बहुत से छोटे से क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? 3 बातों को देखा और 3 निष्कर्ष निकाला। 3 बातों को देखा, 3 निष्कर्ष। अधिकांश अल्फा कण आर पार हो गए। इससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। कुछ अल्फा कण मार्ग से विचलित हो गए।
इससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के बीच में लगभग धनावेश मौजूद है। परमाणु के बीच में लगभग धनावेश उपस्थित है। बहुत कम अल्फा कण टकराकर वापस लौट गए। इससे निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में जो धनावेश मौजूद है वो बहुत से छोटे क्षेत्रफल में मौजूद है, बहुत से छोटे क्षेत्रफल में मौजूद है। बात समझ गए? तीन बातों को देखा और तीन निष्कर्ष निकाला, और इस तीन निष्कर्ष को निकालकर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया, और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की खासियत ये थी कि इन्होंने पहली बार सफल तरीके से परमाणु के संरचना को बताया। क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों कि अगर हम देखें कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है, तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल जो कुछ भी है वो तीनों बातों पर निर्भर है। एटॉमिक मॉडल में पहली बात कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या है? खाली है। इनके एटॉमिक मॉडल की जो सबसे मूल बात है वो ये है कि रदरफोर्ड ने पता लगाया कि परमाणु गोल होते। परमाणु कैसा कण है? गोलीय कण है, तरबूज और रुज नहीं है। और परमाणु के ठीक मध्य में होता है धन आवेश, जिसको कहते हैं परमाणु का नाभिक अंग्रेजी में। तो इस तरह रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में परमाणु के एक महत्वपूर्ण हिस्से का खोज किया, और वो महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है? परमाणु के भीतर नाभिक है और नाभिक पर धन आवेश है। इसका पता सर्वप्रथम किसने दिया? तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल तो पहली बात यह कहता कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। उसके बाद परमाणु के मध्य परमाणु का नाभिक है, और वो नाभिक धनावेशित है। वो नाभिक धनावेशित है। अगली बात क्या कह रहा है कि परमाणु के नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन के तुलना में नगण्य है। रदरफोर्ड कह रहे हैं कि परमाणु के नाभिक का आकार परमाणु के आकार के सामने बहुत छोटा है, बहुत छोटा। आयतन समझ रहे ना? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई को क्या कहते हैं? आयतन। तो रदरफोर्ड कह रहे हैं कि परमाणु के नाभिक का आयतन, परमाणु के नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन के तुलना में नगण्य होता है। नगण्य मतलब बहुत कम। मतलब नाभिक का आकार परमाणु के आकार के सामने बहुत 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 छोटा है। छोटा नहीं, बहुत बहुत छोटा। क्लियर? लेकिन रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में ये भी कहे हैं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान कहां पर केंद्रित है? नाभिक परमाणु से अत्यंत छोटा है। नाभिक परमाणु के अत्यंत छोटे हिस्से में है, लेकिन एक परमाणु का लगभग द्रव्यमान कहां पर रखा हुआ है? नाभिक में रखा हुआ। समझे यहां साहब? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में बताया गया परमाणु गोलीय कण है। परमाणु का अधिकांश भाग परमाणु में नाभिक धनावेशित है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत बहुत है, लेकिन परमाणु का सारा द्रव्यमान
नाभिक में केंद्रित है, सारा द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित है। उसके बाद बोला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कि नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है और उस वृत्ताकार पथ को रदरफोर्ड ने क्या कहा? ऑर्बिट का। क्या कहा? और फिर रदरफोर्ड ने कहा इसी वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होता है जिसे रदरफोर्ड ने क्या कहा? ऑर्बिट का। जिसने रदरफोर्ड क्या कहा? ऑर्बिट। और उस ऑर्बिट में कौन लगाते हैं चक्कर? इलेक्ट्रॉन। लेकिन परमाणु में मूल कण कितने हैं? 3, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और, तो इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? ऑर्बिट में। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं नाभिक में, रहते हैं प्रोटॉन और, नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और नाभिक में प्रोटॉन रहने के कारण ही नाभिक धन आवेशित है। नाभिक में प्रोटॉन रहने के कारण ही नाभिक धन आवेशित है। न्यूट्रॉन भी कहां रहते हैं? नाभिक में। न्यूट्रॉन भी कहां रहते हैं? क्लियर हुआ? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल समझे? रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को फिर से समझिए। रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया परमाणु गोलीय कण है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु में एक नाभिक होता है जिस पर कौन आवेश? परमाणु में एक नाभिक होता है जिस पर, परमाणु का नाभिक परमाणु के तुलना में अत्यंत छोटा होता है। परमाणु का नाभिक परमाणु के आकार के सामने अत्यंत, लेकिन नाभिक में ही परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। नाभिक में ही परमाणु का सारा द्रव्यमान केंद्रित रहता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन और नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार पथ को, नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार पथ को, और इस ऑर्बिट में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। समझ गए? क्लियर? और ये था परमाणु की सही संरचना। परमाणु गोलीय कण है, परमाणु में नाभिक होते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। समझ के बात को? दिस इज एटॉम। एनी प्रॉब्लम? अब आप समझिए कि रदरफोर्ड ने जब एटॉमिक मॉडल दिया था उस समय भी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। रदरफोर्ड ने नाभिक में केवल प्रोटॉन होने का बात कहा था, न्यूट्रॉन होने का। लेकिन बाद में जब जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को खोजा तो ये क्लियर हुआ कि ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ में परमाणु के नाभिक में ही मौजूद है। परमाणु के नाभिक में ही। और देखिए नाभिक में प्रोटॉन भी और आप जब जान गए हैं 3 मूल कण का तो एक बात जानते होंगे कि द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में ही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अत्यंत कम है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अत्यंत, लगभग द्रव्यमान मौजूद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। अब वो दोनों कहां पर है? तो जब द्रव्यमान वाला कण नाभिक में है तो द्रव्यमान भी कहां केंद्रित रहेगा? नाभिक में ही केंद्रित रहेगा। समझ गए? रदरफोर्ड समझे? परमाणु गोलीय कण है। परमाणु के मध्य में एक नाभिक होता है। परमाणु का नाभिक धन आवेशित होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं। वृत्ताकार पथ को रदरफोर्ड ने ऑर्बिट का। परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, मतलब स्थिर ऑर्बिट में किसका चक्कर लगाते हैं?
नाभिक का चक्कर लगाते, नाभिक का चक्कर लगाते। क्लियर? परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान कहां पर केंद्रित है, लेकिन आकार इसका बहुत छोटा है। परमाणु के सामने इसका आकार बहुत, परमाणु को अगर 10 लाख भाग में बांटिएगा ना, कितना भाग में, तो एक भाग क्या होगा? अब अंदाजा लगाइए कितना छोटा। परमाणु को 10 लाख भाग में बांट दीजिए, उसमें एक भाग कौन होगा? इसलिए कह रहे हैं कि नाभिक का आयतन परमाणु का आयतन के तुलना में नगण्य 9 के बराबर है। यानी प्रॉब्लम समझे? 3 बात देखा, 3 बात निकाला, सारा बात बोला। समझे? रदरफोर्ड ने 3 बात देखा, 3 बात और सारा बात जो बिल्कुल सही था। थॉमसन तो हमको लगता है कि मार्केट गए होंगे, तरबूजा खाए होंगे, घुमल फिरल आ करके थ्योरी बना दिए होंगे। थॉमसन भी समझे होंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन खोज दिए हैं, नोबेल पुरस्कार मिल गया है, अब हम कुछ भी बोलेंगे जल्दी आदमी गलत थोड़े न कहेगा। तो तरबूजा खा के तरबूजा मॉडल पेश किए थे, वो तो सरासर गलत है। लेकिन टॉमसन है जी, गलतों चीज को हम लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ के बोलते हैं कि भाई ये गलत है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए? परमाणु कैसा कण है? गोलीय कण है। परमाणु में जो नाभिक होता है उस पर कौन आवेश? धन आवेश होता है। परमाणु के नाभिक में धन आवेश क्यों होता है? प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण। क्लियर? बात समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार पथ को रदरफोर्ड ने क्या कहा? अब ध्यान दीजिए कि रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना बताने वाला सफल मॉडल तो दिया। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की खास बात यह रही कि इन्होंने सही परमाणु के संरचना को बताया। लेकिन रदरफोर्ड भी कुछ बात बताने में चूक गए। एटॉमिक मॉडल जो रदरफोर्ड पेश किया, उसकी सबसे बड़ी बात कि यही मॉडल पहली बार सही परमाणु के बारे में बताया कि वो भीतर से कैसा है। लेकिन कुछ बात बताने में वो भी चूक गए। तो कौन कौन बात बताने में रदरफोर्ड चूक गए, आइए उसको समझते। पहले तो रदरफोर्ड मॉडल पेश कर दिया, पूरा वाहवाही हुआ रदरफोर्ड का, हर जगह रदरफोर्ड जीताबाद। लेकिन बाद में फिर वैज्ञानिकों का एक टीम रदरफोर्ड को बुलाया, बोला रदरफोर्ड साहब थोड़ा आइएगा। रदरफोर्ड गए, आत्मविश्वास से भरे पड़े थे, बैठे कुर्सी पर। रदरफोर्ड बोले क्या बात है जी, काहे बुलाए? तो फिर रदरफोर्ड से पूछा गया कि रदरफोर्ड साहब आपने तो कमाल कर दिया, सही परमाणु के बारे में बताया, कि वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन आप बुलाए क्या है जी? तो फिर वैज्ञानिकों ने बोला कि बुलाए इसलिए कि आपसे हम एक बात पूछना चाहते हैं। रदरफोर्ड साहब ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन कहां चक्कर लगा रहा है? कहां पर? ऑर्बिट में। रदरफोर्ड तुरंत जवाब दिया कि ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा। फिर उनसे पूछा कि रदरफोर्ड साहब हमको ये बताइए कि एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, ये बताइए। एक ऑर्बिट में 1 2 3 है ना फिगर में। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है रदरफोर्ड साहब, ये नहीं बताए मॉडल में, हमको बता दीजिए। रदरफोर्ड हक्का बक्का, ये क्या पूछ दिया? रदरफोर्ड बोला कि ठीक है, एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे, बताएंगे, लेकिन अभी हम क्लियर
नहीं कर पाएंगे कि आखिर एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो एक गलती रदरफोर्ड से, एक मिस्टेक क्या हो गई देखे कि ना, रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में ये नहीं बता पाए कि एक ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, वो सिर्फ यही बताए कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा। फिर रदरफोर्ड को दूसरा प्रश्न पूछा गया, अच्छा रदरफोर्ड साहब छोड़िए, गलती गलती होते रहता है, लेकिन एक बात और पूछ रहे हैं। तो पूछिए पूछिए। तो रदरफोर्ड से पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, तो रदरफोर्ड बोला इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा। तो फिर पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा, तो चक्कर लगाने के इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, घूम रहे हैं तो एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो रदरफोर्ड भी कहा बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है, वो चक्कर लगा रहा है। अभी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो धीरे धीरे उसकी ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, घटेगी कि नहीं। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है जिसके लिए उन्हें क्या चाहिए, रदरफोर्ड का मानना था कि इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा है। तो फिर रदरफोर्ड से पूछा गया कि तो तब तो एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते 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 उसका ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। रदरफोर्ड सोच लिया कि सब फंसाएगा। रदरफोर्ड बोल दिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चक्कर लगाते लगाते समाप्त हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पर है माइनस आवेश, अब परमाणु के नाभिक पर प्लस आवेश। अगर इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा समाप्त हुआ, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा समाप्त हुआ तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा कौन, नाभिक, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, परमाणु ब्लास्ट कर जाएगा, परमाणु फूट जाएगा। अब परमाणु में फूट जाएगा तो सारा पदार्थ नष्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा पदार्थ किससे बना है, परमाणु से। सारा पदार्थ किससे बना है, परमाणु से बना है। तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समाप्त होगी तो तुरंत उसको नाभिक क्या कर लेगा, खींच लेगा, क्योंकि नाभिक धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन अब प्लस माइनस के बीच काम करता, आकर्षण, एट्रैक्शन, एनर्जी नहीं है तो तुरंत खींच लेगा नाभिक। इलेक्ट्रॉन में नाभिक गिरा, परमाणु खत्म, परमाणु खत्म, पदार्थ खत्म। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। तो रदरफोर्ड से यही प्रश्न पूछा गया कि रदरफोर्ड साहब आप जो बता रहे हैं उस अनुसार तो परमाणु एक समय बाद ब्लास्ट कर जाना चाहिए, लेकिन परमाणु में तो कभी भी ब्लास्ट नहीं होता है। कैसे रदरफोर्ड साहब, कैसे। रदरफोर्ड का ठीक आते हैं चाय पी के, बात समझे कि नहीं सर। यानी रदरफोर्ड ने अपने एटॉमिक मॉडल में परमाणु संरचना को सही सही तो बताया, लेकिन उन्होंने अपने एटॉमिक मॉडल में दो बात बताने में असफल रहे। पहली बात ये कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और दूसरा परमाणु स्टेबल कैसे है, परमाणु अस्थाई कैसे है। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कुछ समय के बाद ब्लास्ट कर जाएगा, लेकिन ऐसा होता परमाणु स्टेबल बना रहता है, स्टेबल परमाणु क्या बनाता है, स्टेबल बना रहता है। जबकि रदरफोर्ड के अनुसार कुछ समय के बाद परमाणु स्टेबल नहीं रहेगा, अस्थाई नहीं रहेगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा इलेक्ट्रॉन का नाभिक में गिरने से। लेकिन ऐसा होता तो रदरफोर्ड कितने बातों को बताने न? तो पहली बात यह कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, और दूसरा परमाणु अस्थाई कैसे बना है, परमाणु अस्थाई कैसे बना है, स्टेबल कैसे बना है, इसका जवाब नहीं दे पाया। स्वागत कीजिए नील्स बोर का।
फिजिक्स कब स्टार्ट होगा? फिजिक्स जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। अभी परीक्षा का डेट वो सही है कि नहीं उस पर कंफ्यूजन है, तो सही रहता तो वेबसाइट पर देता जी, ऑफिशियल वेबसाइट पर देता कि नहीं। हम ये नहीं करें कुछ डेट में परीक्षा नहीं होगा, हम ये करें कि नहीं भी हो सकता है। परीक्षा के टेंशन लेके, अभी ये टेंशन लेके क्या करिएगा, पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, पढ़ा रहे ना जी। आपको रिजल्ट से मतलब है, जितना करे उतना करते जाइए। अरे बढ़ाइएगा तो क्या करे, 2 दिन में सिलेबस को भगा दे। फिजिक्स जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, एकदम जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों, नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल पर। किसका एटॉमिक मॉडल? नील्स बोर। अब नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड के बाद पेश हुआ, रदरफोर्ड के बाद पेश हुआ। और नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल वो मॉडल है जो रदरफोर्ड के कमियों को दूर कर दिया। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो कुछ नहीं बता पाया उसके बारे में कौन बताया? नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। दूसरी बात यह याद रखिए कि नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल उस समय पेश हुआ, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल उस समय पेश हुआ जब तीनों मूल कणों की खोज हो चुकी थी। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल उस समय पेश हुआ था जब तीनों मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी। और इस मॉडल की खास बात यह रही कि यह मॉडल ने रदरफोर्ड के कमियों को पूरी तरह से क्या कर दिया? दूर कर दिया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको समझना पड़ेगा क्या? नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। और ध्यान दीजिए कि साइंस में पहले हम चाहते हैं कि 9th और 10th क्लास का पूरा साइंस आप पढ़ ले, एनसीईआरटी। 9th क्लास का एनसीईआरटी देखिए, आधा से ज्यादा यही सब है कि नहीं है? तो हमारी कोशिश सबसे पहले क्या है जानते हैं ना, कि क्लास 9th का बायोलॉजी और क्लास 10th का बायोलॉजी पूरी तरह समाप्त हो, और क्लास 9th का केमिस्ट्री और क्लास 10th का केमिस्ट्री भी पूरी तरह से समाप्त हो। और ये समाप्त हो गया ना तो लगभग सारे क्वेश्चन को आप बना देंगे। अब देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक को, और हमारा जो नोट है ना उसमें 11th और 12th क्लास का भी है, तो हम उसको बाद में निकालेंगे। और समय कम पड़ेगा ना तो थ्योरी छोड़कर ऑब्जेक्टिव पर ही चर्चा करेंगे। बात समझे किन सबको? लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम 9th और 10th की पूरी समझ आपको हो जाए। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, तो विशेषता समझ गए ना इसका। ये एटॉमिक मॉडल उस समय पेश हुआ जब तीनों मूलकण की खोज हो चुकी, और ये मॉडल उस समय पेश हुआ, ये मॉडल उस समय पेश हुआ। और ये मॉडल की सबसे बड़ी खासियत कि इन्होंने रदरफोर्ड के कमियों को, अब ये मॉडल क्या कहा? ये मॉडल भी कहा कि परमाणु गोलीय कण है, परमाणु में एक नाभिक होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार पथ होते हैं, परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार। लेकिन नील्स बोर ने वृत्ताकार पथ का नाम ऑर्बिट से बदलकर क्या रख दिया? सेल रख दिया। जिस वृत्ताकार पथ को
रदरफोर्ड ने ऑर्बिट कहा था, उस वृत्ताकार पथ को नील्स बोर ने क्या कहा? सेल कहा। और वर्तमान में हम इस वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं? सेल ही कहते। क्या कहते हैं? सेल ही कहते। और इन्होंने सेल का नाम भी रख दिया। पहला सेल का नाम के, दूसरा का एल, तीसरा का एम, चौथा का ओ पी। तो नील्स बोर ने नाभिक के चारों ओर के वृत्ताकार पथ को क्या कहा? और सेल का नामकरण भी कर दिया। कौन? पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा NOP। इससे भी अधिक सेल हो सकते। और इस सेल में क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर। क्लियर हो गया? अब इनका कहना है, नील्स बोर का कहना है कि किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2n स्क्वायर होगी। किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होगी, जहां n बराबर कक्षा की, जैसे k के लिए n का मान कितना? K L M N O, तो L बराबर 2, M बराबर 3, 4 और 5। यह है n का मान। किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? किसी सेल में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम संख्या 1 भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम संख्या, जहां n बराबर कक्षा की संख्या आपके सामने में है। k के लिए n का मान, l के लिए n का मान, m के लिए n का मान, n के लिए n का मान, o के लिए n का मान। बात समझ गए ना? यही बात रदरफोर्ड नहीं बताया था कि एक सेल अथवा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर। और नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया कि सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 2n स्क्वायर होगी। सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, न्यूनतम 1 भी हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम, जैसे m सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो m सेल में इलेक्ट्रॉन बराबर 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। और m के लिए n का मान, तो 2 गुना 3 का, तो 3 तिया 9 दूनी। तो m सेल में अधिकतम कितना? न्यूनतम 1 भी हो सकते, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन m में 18 से अधिक नहीं हो सकते। तो ये इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। क्लियर हो गया? अब दूसरा बात कि रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में यह भी नहीं बता पाए थे कि परमाणु अस्थाई कैसे बना रहता है। अगर रदरफोर्ड की बात माने तो उनके अनुसार कुछ ही समय के बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु फूट जाएगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाते हैं तो उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती। इलेक्ट्रॉन जब नाभिक का चक्कर लगाता, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक का चक्कर लगाता है तो उसके ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है, उसके ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है। आपके मन में प्रश्न आएगा कि जब ऊर्जा में कोई कमी नहीं आती तो चक्कर ये कैसे लगा रहा? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी की ऊर्जा में कमी होती है। अब यहां पर कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर ऊर्जा की कोई जरूरत न है। कैसे? तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो वृत्ताकार मार्ग पर गति करने के लिए एक खास बल की आवश्यकता पड़ती है, और उस बल को क्या कहते हैं?
सेंटीपिटल फोर्स। नहीं जानते तो जानिए कि अगर कोई वस्तु को वृत्तीय मार्ग पर गति करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। सेंटीपिटल फोर्स के अभाव में कोई भी वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति नहीं कर सकती है। तो इलेक्ट्रॉन भी वृत्तीय मार्ग पर चक्कर काट रहा है, उन्हें भी क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। उन्हें भी क्या चाहिए? अभिकेंद्र बल चाहिए। अब अभिकेंद्र बल चाहिए इलेक्ट्रॉन को, तो मिल कैसे रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण बल लगेगा जी, लगेगा कि नहीं लगेगा? इलेक्ट्रॉन पर माइनस, नाभिक पर प्लस माइनस के बीच, तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच काम करते हैं और यही आकर्षण बल बदल जाते हैं अभिकेंद्र बल में, और यही अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन को क्या करते रहता है? घुमाते रहता है। जब तक प्लस माइनस रहेगा तब तक आकर्षण रहेगा, जब तक आकर्षण रहेगा तब तक अभिकेंद्र बल रहेगा, जब तक अभिकेंद्र बल रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक पर आवेश हमेशा रहते हैं, इसलिए उनके बीच आकर्षण हमेशा बना रहेगा। आकर्षण हमेशा बना रहेगा तो अभिकेंद्र बल हमेशा रहेंगे, और अभिकेंद्र बल हमेशा रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर ही काटते रहेगा। यहीं पर रदरफोर्ड निकल गया, तभी ना बताया। तो नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में ये क्लियर किया कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाती है तो उसके ऊर्जा में कोई कमी। नील्स बोर ने बताया कि एक सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होता है। नील्स बोर ने ही सेल का नाम KLMNOP रखा, KLMNOP रखा। K के लिए N का मान, L के लिए N का मान, M के लिए N का मान, और ये आप समझ ही गए होंगे। KLMNO 1 2 3 4 5, समझे? अब ध्यान दीजिए, नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया कि कई सेल में सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है और सबसे अधिक ऊर्जा एन की नहीं, जो बाहर में उसकी ऊर्जा सबसे, जैसे ये एक परमाणु है, इसमें KLM और दूसरा में O भी हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल में जो ये हम फिगर बनाए हैं, तो ये सेल हो गया बाह्यतम सेल। ये कौन सेल हो गया? और ये हो गया पहला सेल। ये क्या हो गया? पहला सेल। किसी भी परमाणु का पहला सेल कौन होता है? K ही होता है। बाह्यतम सेल N भी हो सकता है, M भी हो सकता है, L भी हो सकता है, लेकिन प्रथम सेल हमेशा K ही होगा सभी का। तो नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में बताया कि किसी भी परमाणु के सेल की ऊर्जा सबसे कम और बाह्यतम सेल की ऊर्जा सबसे ज्यादा। किसी भी परमाणु के सेल की ऊर्जा सबसे कम और बाह्यतम सेल की ऊर्जा सबसे ज्यादा। यानी सेलों की ऊर्जा देखे तो K से अधिक ऊर्जा L की, L से अधिक ऊर्जा M की, M से अधिक ऊर्जा N की। तो हर सेल की ऊर्जा एक समान नहीं होती है। नील्स बोर ने बताया कि परमाणु के हर सेल की ऊर्जा एक समान नहीं होती है। जो जो हम नाभिक से दूर जाते हैं सेल की ऊर्जा बढ़ते जाती है, जो जो नाभिक से दूर जाते हैं सेल की ऊर्जा बढ़ते जाती है, और जो जो नाभिक के निकट आएंगे सेल की ऊर्जा घटते जाएगी।
तो किसी परमाणु के किस सेल की ऊर्जा अधिकतम और किस सेल की ऊर्जा न्यूनतम? सेलों का ऊर्जा क्रम याद हुआ? सेलों का ऊर्जा क्रम याद हुआ? क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, नील्स बोर अपने एटॉमिक मॉडल में अगला बात जो बता रहे हैं, उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन जो सेल में चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो सेल में चक्कर लगा रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जा सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में कूद सकता है। एक का इलेक्ट्रॉन एल या एम या एन में कूद सकता है, एन का इलेक्ट्रॉन एम या एल या के में कूद सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन उछल कूद करती रहती है। नील्स बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन उछल कूद करते रहती है। इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा, दूसरे से पहले कक्षा में कूदते रहती है, कूदते रहती है, कूदते रहते नहीं है, कूद सकती है। बात समझ गए ना? अब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में कूदेगा, जंपिंग मारेगा, तो कैसे मारेगा? कैसे मारेगा? तो दो तरीके से। कितने तरीके से? एक तरीका है ऊर्जा का अवशोषण करके, दूसरा तरीका है ऊर्जा का उत्सर्जन करके। ऊर्जा का अवशोषण करके और ऊर्जा का उत्सर्जन कर ले। बस समझ गए ना? इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में कूद सकता है, और कूद सकता है कब? जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर ले और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर ले। अब आप बताइएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करेगा तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी? क्या होगी? बढ़ेगी। स्वाभाविक है कि ऊर्जा अवशोषण कर लिया है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो वो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाते हैं, यानी कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले में जाते हैं। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के से चला गया एल में, अगर इलेक्ट्रॉन के से एल में गया है तो निश्चित ही वो ऊर्जा का अवशोषण किया, उसका ऊर्जा बढ़ गया और ऊर्जा बढ़ने से वे बढ़े ऊर्जा वाले सेल में चला गया। बात समझ गए ना? तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में, जैसे के से एल में या एल से एम में या एम से एन में। अब बताइएगा कि ऊर्जा का उत्सर्जन अगर इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसकी ऊर्जा क्या होगी? क्या होगी? घट जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा। मतलब अधिक ऊर्जा वाला कक्षा से कम ऊर्जा वाला कक्षा में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में कैसे जाएगा? ऊर्जा का उत्सर्जन करके। एक इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में कैसे जाएगा? ऊर्जा का। यही था नील्स बोर का एटॉमिक क्लियर? समझ गए? नील्स बोर में कोई दिक्कत नहीं ना? तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल की सबसे खास बात कि उन्होंने रदरफोर्ड के कमियों को, दूसरी बात जिसको रदरफोर्ड ऑर्बिट का उसको नील्स बोर ने सेल का, वर्तमान में सेल ही कहते हैं।
सेल का ऊर्जा कैसे बढ़ता है देख लिए ना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी? एक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या नॉट 2n² इज मैक्सिमम नंबर। एक सेल में इलेक्ट्रॉन, एक सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना? न्यूनतम एक भी हो सकता, न्यूनतम एक भी। कोई दिक्कत नहीं ना? तो नील्स बोर क्या क्या बताया समझे ना, कि परमाणु गोल होता है, उसमें नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और उसके चारों ओर के वृत्ताकार पथ को ऑर्बिट कहते हैं, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नील्स चक्कर लगाता है। नील्स बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है तो उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं होती है। नील्स बोर ने कहा कि सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² हो गया। नील्स बोर ने कहा कि प्रथम सेल के की ऊर्जा सबसे कम और बाह्यतम सेल की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। नील्स बोर ने कहा कि सेल की ऊर्जा बढ़ते क्रम में कैसे होगा, तो के से ज्यादा ऊर्जा एल से ज्यादा ऊर्जा एम से ज्यादा ऊर्जा एन से ज्यादा ऊर्जा ओ में होगा। नील्स बोर ने कहा कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, नील्स बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद सकता है, या तो ऊर्जा का उत्सर्जन करके या तो ऊर्जा का, दो ही तरीके हैं कि जिससे इलेक्ट्रॉन कूद सकता है, जंपिंग मार सकता है। बात समझे? कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, आज दो मॉडल पढ़े, एक रदरफोर्ड का मॉडल और एक, अबे दोस्तों, बोर बड़ी एस्की बोर बड़ी एस्की बोर बड़ी एस्की। अब कहिएगा ये स्कीम क्या है? बोर अब बड़ी स्कीम दोनों वैज्ञानिक का नाम है। नील्स बोर को तो आप पहचान ही गए हैं। एक और है बड़ी, बोर बड़ी स्कीम। अब पहला सवाल यही है कि ये स्कीम बताता क्या है? ये स्कीम बताता क्या है? रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या बता रहा था? परमाणु का सही संरचना। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल क्या कर रहा था? रदरफोर्ड के कमियों को दूर कर रहा था। डाल्टन का एटॉमिक मॉडल क्या बता रहा था? कि परमाणु क्या है और उसमें कौन से गुण है। थॉमसन का एटॉमिक मॉडल क्या बता रहा था? परमाणु की संरचना, जो उन्होंने गलत बताया। बोर बड़ी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जो आपको परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को बताएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल से पता नहीं चलता। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल तो सिर्फ सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या बताता 2n², और कुछ बताता है? तो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल केवल यह बताता है कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होगी। नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल यह नहीं बताता है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था किस अनुरूप होगी। परमाणु के भीतर भिन्न भिन्न सेल में इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था एक स्कीम से पता चलता है, जिसका नाम है बोर बड़ी स्कीम। और बोर बड़ी स्कीम को बहुत विस्तार में जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप याद करके आइएगा, ठीक है ना? और कल आगे बताएंगे। तो ओके ओके।
ठीक है। अब बैठिए, बिहार पुलिस स्पेशल की शुरुआत होगी। क्लियर। और ये चैप्टर जब पढ़ लेंगे ना, ये चैप्टर पढ़ लेंगे, तब उसके बाद पढ़ेंगे बिलियन कोलाइड। बिलियन कोलाइड पढ़ लेंगे, इसी केमिस्ट्री में है। बिलियन कोलाइड पढ़ लेंगे तो नमक का केमिस्ट्री खत्म। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाँ, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन ऐसा परमाणु है जिसमें केवल कितने मूलक, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, आज आवाज बहुत खराब था।